गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। ये हमारा सेकंड चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है और इसमें हम लोग एसिड का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे और बेस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की तरफ मैं चलना चाहूँगा। ये बहुत कॉमन वर्ड है, तो इसका सिंपल मतलब क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। मीन्स एसिड में कितना वाटर का अमाउंट अवेलेबल है उसके बेसिस पर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। अब अगर सपोज कर लीजिए अ कंसनट्रेटेड एसिड, दो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, तो कंसनट्रेटेड एसिड और एक डाइल्यूट एसिड वर्ड यूज़ करते हैं। तो कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब क्या स्पेशली है कि हैज़ लिटिल और नो वाटर, मीन्स उस एसिड में थोड़ा सा हम लोगों ने वाटर मिला रखा है या कोई वाटर अमाउंट नहीं है, 100% एसिड का कंटेंट है। वाइल अ डाइल्यूट एसिड हैज़ मोर वाटर देन द एसिड। और डाइल्यूट वर्ड हम तब यूज़ कर सकते हैं जब उसमें वाटर का अमाउंट एसिड के अमाउंट से ज़्यादा है। तो दो वर्ड हमारे लिए बहुत कॉमन हैं, एक तो कंसनट्रेट एसिड और एक डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेट एसिड का सिंपल मतलब क्या? बार बार ऐसे वर्ड आएगा हम लोगों के सामने रिएक्शन ऑनवर्ड्स में, केमिस्ट्री लैब में, हर जगह जहाँ पर ये चीज़ अपने को आनी चाहिए कि कंसनट्रेट वर्ड तभी लगा सकते हैं जब उसमें वाटर का अमाउंट बहुत कम है या नहीं है, और डाइल्यूट वर्ड हम तब यूज़ करेंगे जब वाटर का अमाउंट एसिड के अमाउंट से ज़्यादा है। यहाँ पर आप यूँ समझ सकते हो कि 40% से अगर एसिड का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है तो हम कंसनट्रेट वर्ड यूज़ करते हैं, और 40% से अगर बिलो एसिड होती है, बाकी 60% से ज़्यादा वाटर होता है, तो हम डाइल्यूट वर्ड यूज़ करते हैं। अब इसी के आगे हम लोग आगे डिस्कशन करना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल चीज़ है कि जब भी कभी भी हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो करेंगे कैसे? यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हमारे लिए बड़े काम का पॉइंट है। कभी भी जब हम एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो जो ये मिक्सिंग प्रोसेस है एसिड का वाटर में, हाईली एक्सोथर्मिक है। ड्यूरिंग दिस अ लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। तो हमेशा हम लोगों को क्या करना होता है, इसका ध्यान रखना होता है। इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल टू ऐड एसिड टू वाटर स्लोली एंड कीपिंग द सोल्यूशन कॉन्टिन्यूसली स्टर्ड। यानी कहने का सिंपल मतलब क्या है कि हमेशा हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं और हमेशा यानी ड्रॉप करके धीरे धीरे हम लोग एसिड को वाटर में मिलाते रहेंगे और उसको ग्लास रॉड से कॉन्स्टेंटली हम उसको कॉन्टिन्यूसली स्टर्ड यानी ऐसे ऐसे मिक्स करते रहेंगे जिससे एसिड वाटर में पूरी तरह से मिक्स होती रहे। और कह सकते हैं कि जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, वो एनर्जी वाटर के अंदर पूरी तरह से यानी उस पूरे सोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को एक सिंपल एक्टिविटी की तरफ बढ़ना है। तो थोड़ा सा हम एक्टिविटी की बात करेंगे, फिर उसके आगे की तरफ मूव करेंगे। हम एक सिंपल एक्टिविटी की बात करेंगे। ऐड एसिड इनटू वाटर स्लोली फॉर डाइल्यूशन एंड डू नॉट ऐड वाटर इनटू एसिड। यानी कहने का मतलब ये हम लोगों के लिए देखा जाए एक क्वेश्चन पॉइंट है कि हमेशा हमें एसिड को वाटर में स्लोली मिलाना है डाइल्यूट करने के लिए, और कभी भी वाटर को एसिड में मिक्स नहीं करना है। पहले नंबर पर देखो इस तरह के वार्निंग साइन की बात मैं कर लूँ। काफ़ी ऐसे हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं जहाँ पर ऐसे वार्निंग साइन बने होते हैं। ये वार्निंग साइन इसलिए बने होते हैं, वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर कंटेनिंग कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेस। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर ये एसिड या बेस गिर जाएगी तो आप देखिए अपना हाथ जो है कोरोड हो जाएगा, अपना हाथ ख़राब हो जाएगा, या अगर किसी मेटल पर या किसी ऐसे आर्टिकल के ऊपर गिरेगी तो उसमें देखो यहाँ पर उससे रिएक्ट कर जाएगी ये और उसको भी ख़राब कर देगी। तो यानी कहने का मतलब जब भी एसिड या बेस को अगर हाथ से उठाना है तो अपने को बहुत केयर पूर्वक, बहुत सावधानी से एक चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये कोरोसिव एजेंट हैं, हाथ को, स्किन को, कपड़े को, इनको जला सकते हैं। इसलिए ये वार्निंग साइन ज़्यादातर ऐसे बोतलों पे बनी होती है। अब यहाँ पर देखा जाए हमारे सामने एक्टिविटी जो दी गई है, एक तो देखो ये एक्टिविटी है जहाँ पर हम लोग एसिड लिए हैं हाथ में और यहाँ पर हमने एक बीकर ले रखा है जिसमें पहले से हमने वाटर फिल कर रखा है। तो एसिड को ड्रॉप करके देखा जाए साइड से इसको गिराएंगे और ग्लास रॉड से इसको हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे,
जिससे जो एसिड डाइल्यूट होगी, यानी एसिड यहाँ पर डाइल्यूट हो रही वाटर में, और साथ में एनर्जी जो रिलीज़ होगी, क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है ये बहुत हाई होती है, इसलिए टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगी, बस केवल एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगा ही होगा। ये पूरा कंटेनर वार्म हो जाएगा। आफ्टर मिक्सिंग जब हम हाथ से अगर इस कंटेनर को ऐसे टच करेंगे तो अपने को ये कंटेनर वार्म लगेगा, ऐसा लगेगा काफ़ी गर्म हो चुका है क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। अगर इसका उल्टा प्रोसेस अप्लाई किया जाए, यहाँ पर हमने कंटेनर में पहले से वाटर एसिड ले रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वाटर को देखो यहाँ पर हम इसमें मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस इसलिए स्ट्रांग है, जैसे ही वाटर को इस एसिड में डालोगे तुरंत यहाँ पर जो लोकल हीट क्रिएट होगी, यानी एनर्जी जो रिलीज़ होगी, क्योंकि प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक है, तुरंत हमारा एसिड कंटेंट उछल सकता है। अगर इस कंटेनर से वो उछल गया, बाई चांस अपने कपड़े पे, स्किन पर, बॉडी में कहीं पर भी अगर ये पड़ गया तो वो चीज़ अपनी स्किन या कपड़े ये सब जल जाएंगे। दूसरे नंबर पे लोकल हीट की वजह से ये कंटेनर हमारा ब्रेक हो सकता है, इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। और इसलिए देखा जाए ये रॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ पर देखो हम यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, मतलब ऐसा कभी नहीं करना है कि एसिड कभी भी वाटर के अंदर, यानी यहाँ पर देखो वाटर कभी भी एसिड के अंदर मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये रॉन्ग प्रोसेस है, रॉन्ग मेथड है। हमेशा हमें वाटर में एसिड डालना है और वो भी धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे। और साथ में इसमें एक ग्लास राड डालते हैं और उसको कॉन्स्टेंटली हम ऐसे मिलाते रहते हैं, जिससे एसिड और वाटर मिक्स होते रहते हैं। तो कहने का सिंपल मतलब क्या है, इफ़ वाटर इज़ एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड द हीट प्रोड्यूस्ड may cause the mixture to splash out and may spill on our cloth and body. This may cause serious burn. The glass container may also break due to excessive local heating. यानी इतनी जो एनर्जी रिलीज़ होगी उससे हमारा ग्लास का कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है। इसलिए हमेशा कभी भी जब एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो हमेशा हम एसिड को वाटर में धीरे धीरे ड्रॉप करके डालेंगे कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ, और ये प्रोसेस यानी उसका रिवर्स प्रोसेस कभी भी हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है फॉर डाइल्यूशन। इसके आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहूँगा मैं। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ें इसके आगे, तो इसमें देखिए बेस की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। अब एसिड वाला कंटेंट हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखना, एनसीईआरटी पढ़ना, नोट्स प्रिपेयर करना अच्छी तरह से, क्योंकि कुछ तो आपकी हेल्प इससे भी हो जाएगी जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ आप एनसीईआरटी के भी पॉइंट्स ले सकते हो जो बहुत अच्छे पॉइंट्स अगर आपको लगें तो। बेस की तरफ बढ़ना चाहूँगा। पहले नंबर पर बेस को हम लोगों को पता ही है, द केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर टेस्ट, जो पहले से हम लोग जानते हैं, एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, यानी रेड लिटमस सोल्यूशन को या रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप को ये ब्लू कर देंगे। तो ऐसे सब्सटेंस के लिए हम लोग बेस वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल काफ़ी हैं, NaOH है, KOH है, NH4OH है, CaOH होल ट्वाइस है, एक्सेट्रा, ऐसे सब एग्जाम्पल हैं। NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को नाम देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को नाम देते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस को नाम देते हैं। अब हम लोग इससे कुछ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ना चाहेंगे। ज़्यादातर एसिड की प्रॉपर्टी तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब आगे बेस की प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ूँगा। तो बेस की प्रॉपर्टी में पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत कॉमन चीज़ें हैं। टेस्ट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बीटर टेस्ट होगा एसिड का, लेकिन कभी भी एसिड यानी बेस को यानी कह सकते टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने लिए हार्मफुल हो सकता है। फीलिंग टू टच, अगर हम उसको हाथ से टच करेंगे तो सोपी टच उसमें आएगा, ऐसा लगे स्लोप हाथ से स्लिप करता है, वैसे बेस अपने को दिखेंगे। इफेक्ट ऑन इंडिकेटर, हमेशा ध्यान रखना है, रेड लिटमस को ये ब्लू कर देगा, रेड लिटमस की स्ट्रिप को या सोल्यूशन को ये ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। मिथाइल ऑरेंज, जो कि ऑरेंज कलर का है, बेस में जाते से येलो हो जाएगा। और फिनाफ्थलीन इंडिकेटर, जो कि कलरलेस रहता है एसिड के अंदर या न्यूट्रल मीडियम में, और बेस के अंदर जाकर के पिंक या रेड कलर में चेंज हो जाएगा। किसी किसी बुक में पिंक वर्ड मेंशन है और किसी में रेड मेंशन है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तरफ बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि बेस भी वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर के आयोनाइज होकर के आयन देते हैं, इसलिए भी इलेक्ट्रिक का कंडक्शन करेंगे। तो ये कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बेस से रिलेटेड हैं, और इससे पहले एसिड की भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। अप्रॉक्स उसी की जस्ट अपोजिट वाली प्रॉपर्टी ये सब हैं।
अब हम इस बेस के केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ मूव करना चाहेंगे। तो रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ मेटल, ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर है। मेन चीज़ सबसे पहले तो ये समझना, एसिड के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जितने एक्टिव मेटल थे वो सब डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, केवल कुछ सेलेक्टिव 1-2 मेटल ऐसे हैं जो कि बेस से रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे। ऑल कह सकते हैं बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ ऑल मेटल, जितने भी मेटल हैं सबसे बेस रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे ये दोनों रिएक्शन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको ज़रूर अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। NaOH जब जिंक से रिएक्शन करेगा 2NaOH + Zn, तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर सोडियम आयन और जिंकेट आयन से पूरा सोल्यूशन हमारा ये सब्सटेंस बना हुआ है, तो कभी कभी इस पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक आर रिएक्ट विथ NaOH। तो आपके सामने ये रिएक्शन आप लोगों को इक्वेशन देनी होती है, जो कि बड़ी कॉमन है, और बात आप लोग इसको अच्छी तरह से लिखने का प्रयास भी करना, क्योंकि इससे भूलेगा नहीं। अगर आप एल्युमिनियम ले लीजिए तो 2Al + NaOH + H2O, क्योंकि NaOH तो सॉलिड है, उसको हम लोग सोल्यूशन जब बनाएंगे तो वाटर में डिजॉल्व करके बनाना पड़ेगा। तो अब NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये भी हमारे लिए बहुत काम का इक्वेशन है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं और क्वेश्चन आते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो मेटल के अंदर, केवल 2 मेटल हमारे सामने ऐसे हैं, एक तो जिंक और एक एल्यूमिनियम, जो कि NaOH से रिएक्शन करके रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हमें जिंक का कंटेनर दिया जाए या एल्यूमिनियम का कंटेनर दिया जाए, उसमें NaOH स्टोर करने के लिए कहा जाए तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि NaOH जब स्टोर करोगे तो आपको देखने से लग रहा है कि जिंक या एल्यूमिनियम NaOH से रिएक्ट कर जाएंगे और अपना प्रोडक्ट बना देंगे। तो कंटेनर में छोटे छोटे होल हो जाएंगे, जिससे हमारा बेस लीक करने लगेगा, गिरने लगेगा। इसलिए कभी भी एल्युमिनियम के कंटेनर में या जिंक के कंटेनर में बेस को स्टोर नहीं किया जा सकता, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अगले स्टेप पर बढ़ना चाहूँगा, रिएक्शन विथ एसिड। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। अब जैसे मान लिया जाए कि मैंने NaOH ले रखा है, जो कि एक बेस है, और एक एसिड मैंने ले रखा है HCl। आप लोगों को पहले से ही पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये NaCl बना देंगे और साथ में H2O। मतलब हमेशा जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। अगर यहीं पर देखा जाए, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें CaOH होल ट्वाइस, और इसका रिएक्शन सपोज करिए कि मैं H2SO4 से करा दूँ, तो आपको देखने से लग रहा है कि ये बेस है और ये एसिड है। ये कैल्शियम सल्फेट बना देगा CaSO4 और साथ में वाटर H2O बन जाएगा। कोई भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर आप मैग्नीशियम को ले सकते हो, MgOH होल ट्वाइस, प्लस कोई भी और एसिड हम ले सकते हैं, HNO3। मान लो नाइट्रिक एसिड को हमने ले लिया, तो आपको देखने से लग रहा है कि मैग्नीशियम का नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस बनेगा और प्लस H2 रिलीज होगी, H2O बनेगा। आपको देखने से लग रहा है कि इक्वेशन में NO3 होल ट्वाइस है और यहाँ HNO3 है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 2OH यहाँ से आ रहे हैं और 2H यहाँ से आ रहे हैं, तो ये 2H2O बन जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट है। कोई भी अगर हम बेस ले लें और एसिड से रिएक्शन करा दें, मान लो एक रिएक्शन ये भी हमारे लिए बड़ा कॉमन होगा, NaOH और इसका रिएक्शन हम करा दें CH3COOH से। एसिटिक एसिड है, जो कि विनेगर में होती है, जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो CH3COONA सोडियम एसिटेट बन जाएगा और साथ में H2O बन जाएगा। तो ये पूरा रिएक्शन एक तरह से रिएक्शन विथ बेस, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि जब कभी भी बेस का रिएक्शन एसिड से होगा तो सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो आप लोगों को इसको भी अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि चूँकि मेटेलिक ऑक्साइड जितने थे वो सब के सब बेसिक थे, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मैक्सिमम जो होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। जब बेस का रिएक्शन आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से कराओगे तो उस केस में देखो सॉल्ट बन जाएगा और साथ में H2O बनेगा। तो एसिड का रिएक्शन हम लोगों ने मेटेलिक ऑक्साइड से कराया था तो भी सॉल्ट और वाटर बना था। ऐसे ही इसी के आगे बेस का रिएक्शन अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से कराएंगे तो भी हमारा सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब जैसे आपके सामने ही दे रखा है, NaOH अगर CO2 से रिएक्शन करेगा तो Na2CO3 + H2O बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर का रिएक्शन अगर CO2 से कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और H2O बनेगा।
ये रिएक्शन हम लोग पहले से भी जानते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर के नाम से हम ध्यान में रखते हैं, ये मिल्की कलर ऑप्ट करता है अगर इससे रिएक्शन कराया जाता है। इसी तरह से अगर मान लो कि हमने सपोज़ करो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया MgOH होल ट्वाइस, और यहाँ पर मैंने SO2 से रिएक्शन करा दिया, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, आपको देखने से लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए MgSO3 मैग्नीशियम सल्फाइड बन जाएगा और साथ में H2O बन जाएगा, ये हमारे सामने है। इसी तरह से अगर हम कोई भी सपोज़ करो SO2 की जगह पर SO3 ले लेंगे तो यहाँ पर SO4 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। मतलब जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं मैक्सिमम 1-2 को छोड़ करके वो सब के सब बेस से रिएक्शन करके साल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। मतलब ये रिएक्शन उसी तरह से आप समझ सकते हो जैसे एसिड का रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड से हुआ था, वैसे ही बेस का रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से होगा, तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसको आपको अच्छी तरह से समझना है और ध्यान में रखना है। इसके आगे देखो बिहेवियर ऑफ बेसेज इन वाटर, बड़ा सिंपल सा पार्ट है ये। यहाँ पर बेसेज आर डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव OH माइनस आयन, मतलब बेस को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो OH माइनस आयन अपने को मिलेगा। जैसे मान लो NaOH लिया, इसको आपने वाटर में डाला, ये तो सॉलिड होता है, तो वाटर में डालते से ही Na प्लस, देखो ब्रैकेट में Aq लिख रहा हूँ, प्लस OH माइनस, यहाँ पर देखिए Aq लिख रहा हूँ। तो ये ऐसे ही कोई भी बेस KOH ले लो, यहाँ पर देखिए K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ये बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हो CaOH होल ट्वाइस, जैसे इसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे, यहाँ पर देखो हम लोग ये एरो लगा रहे हैं, तो Ca प्लस प्लस एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस, ये बन जाएगा। कोई भी अगर हम बेस ले लें, सपोज़ कर ली NH4OH ले लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, वाटर में डिज़ोल्व करते से ही ये देखिए अमोनियम आयन बना देगा, NH4 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। तो कहने का मेरा सिंपल मतलब ये है कि बेसेस आर डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव OH माइनस आयन। अब हम लोग इसकी तरफ थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जैसे कि इससे पहले एसिड का लिया गया था, तो उसी तरह से हम लोग बेस का भी ले रहे हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में बेसेस आर सब्सटेंस विच डिसोशिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। मीन्स आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन एक्वस सोल्यूशन बेसेस गिव OH माइनस आयन। कोई भी अगर हम बेस ले लेंगे, अगर वाटर में डिज़ोल्व करने से OH माइनस आयन दे रहा है, तो उसको हम लोग बेस का नाम देंगे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। आर्हेनियस एक कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम एसिड या बेस को डिफाइन कर सकते हैं। मान लो आपने NaOH ले लिया, अभी जैसे हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया ही किया, वाटर में जब इसको डिज़ोल्व करोगे तो Na प्लस बना देगा और ये OH माइनस बना देगा। अगर आपने KOH ले लिया है, ये भी वही सेम केस, वाटर में डिज़ोल्व करते से ही यहाँ पर देखिए K प्लस आ जाएगा और साथ में OH माइनस आ जाएगा। अगर हम मान लो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, तो उसी तरह से सेम तरीके से वाटर में डिज़ोल्व करते से ही कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मीन्स जितने भी बेस हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ऑलरेडी ये तो वाटर में डिज़ोल्व करके ही बनता है, ये भी देखिए वाटर के अंदर अमोनियम आयन और OH माइनस आयन दे देगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि इस वीडियो में हमें इतना तक डिस्कस करना है। वीडियो जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो भी आप लोगों को देखने में दिक्कत आती है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में इतना कंप्लीट करना। इसके अगले वाले वीडियो में बेस से रिलेटेड बाकी चीज़ों का डिस्कशन हम और करेंगे। थैंक यू।